ठीक है। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों का तत्कालिक कारण यह था कि उन्होंने एक कारतूस का प्रयोग जिस बंदूक में किया उसको उन्होंने प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बैरकपुर छावनी में 34वीं बैरकपुर छावनी में ये कांड हुआ था जिसको किया था मंगल पांडे। ठीक है। इसके बाद 10 मई को 1857 की वास्तविक जो क्रांति शुरुआत होती है वो होती है मेरठ से। ये तो मंगल पांडे ने किया, इसकी कोई एकजुटता नहीं थी और विरोध करके अपने अधिकारी की हत्या कर दी। लेकिन मेरठ में कई सैनिकों का एक ग्रुप था, करीब 90 सैनिक ऐसे थे कि जो मिलकर जिन्होंने अपने अधिकारियों का बात यानी आदेश मानने से इनकार कर दिया और समूह बनाकर वो चले गए। कहाँ पे चले गए? दिल्ली में चले गए। 10 मई को ये सैनिक लोग जाते हैं दिल्ली में और पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? 11 मई। 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं। इन लोगों के सैनिकों के ये मन में रहता है कि वही मुगल राजा जो कभी यहाँ पे शासन करता था उसी को अपनी कमान सौंपते हैं। और वहाँ पे पहले दिल्ली पे अंग्रेजों का ही कब्जा हो गया था। कब कब्जा किए थे? दिल्ली पे अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया था? 1803 ईस्वी दिल्ली पे जॉन लेक, जिसका नाम था लॉर्ड लेक गया था, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो उस समय मुगल शासक तो थे लेकिन वो कृपा पात्र के रूप में रहते थे। तो फिर बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक थे, इनको कमान सौंपी जाती है 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन बहादुर शाह जफर पहले तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में ये आता है कि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ लड़ाई किया जाए। तो एक सेनापति को बुलवाया जाता है बरेली से और उसका नाम था जनरल बख्श खान। उसको बुलाया जाता है और सेना की कमान उसको दे दी जाती है। वहाँ पर दिल्ली में एक सैन्य अधिकारी जो अंग्रेज का था उसको मार दिया जाता है। तो दिल्ली पर उस समय कब्जा कर लिया जाता है। चलिए ध्यान से एकदम सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो दिल्ली पे सैनिक अधिकारी वहाँ पर पहले से मौजूद रहता है, उनका नाम रहता है बिलोबी। उन पे कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक अधिकारी और रहता है निकलसन, वो इसमें मारा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम रहता है निकलसन। ये मारा जाता है, निकलसन मारा जाता है। कौन मारता? सैनिक लोग। हाँ, ये अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया था, तो ये मार दिया जाता है और पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार ये लोग कर लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। अंग्रेजों के पास बहुत से कमांडर थे, तो इस बार कमान दे दी जाती है हडसन को। हडसन अपने सेना के साथ आता है और इससे युद्ध करता है। मुगल शासक चूंकि बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी लड़ने की। सेना का कमान बख्श खां के पास था, लेकिन अंग्रेजों के आगे इनकी कुछ नहीं चली और आत्मसमर्पण करना पड़ा सेना को। मुगल के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के जो बाकी जो 2 बच्चे बचे थे उनको भी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है।
उनके बहादुर शाह मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा इनका पोता था मिर्जा अबू बारका, ये इनके अंतिम अनुवांशिक रूप से रहते हैं। हुमायूं से लाल किले के सामने इनकी गोली मारकर हत्या कर देता है अक्सर। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में के पास बहादुर शाह जफर पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर को पकड़कर उनको रंगून दे दिया आगे के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहते तो अंग्रेज लोगों को ये जानकारी ये था कि कहीं फिर विद्रोह ना हो जाए, फिर ये कहीं कमान ना संभाल लें, इसलिए बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। सर पीछे बैठिए आप, जाइए जाइए, आप यही सजाए जाइए, लेके जा सकता हूँ ना सर? हाँ जाइए, धन्यवाद। जिसकी समस्या है उन्होंने कहा बहुत अच्छा कोई चीज अब अब बिल्कुल शांति बनाए रखिए तो बिल्कुल समझ में आए, ठीक है? चलिए ध्यान से एकदम समझिए, ठीक है? आप लोग सब लोग ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद पढ़ रहे हैं, तेजी से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत तेजी से चलना है और तेजी से ही समझना है, और जहाँ नहीं समझ में आए तुरंत इसलिए मत पूछिए कि कई लोग समझ रहे हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर देंगे, बाद में आप बाहर निकल के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जिनको पहले का पूछना है, ठीक? तो देखिए 1857 ईस्वी में फिर से हम इसको शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए, जिनको नहीं समझ में आया या नहीं सुना था। 1857 ईस्वी की इतिहास में एक घटना हुई, उस घटना में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन ये विद्रोह क्यों हुआ? जब इसको बाद में किताबें लिखी गई तो इस विद्रोह के कारण पे जब ढूंढा गया तो इस कारण पे पता चला कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। बहुत जगह जब कोई विद्रोह होता है, घटना घटती है, तो इतिहास में कुछ ना कुछ पहले छिपा रहता है। हम कल थोड़ा सा बताए थे कि 1857 की जो घटना घटी थी उसके कई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। पहले जो सेना थे, सेना में बहुत लोग थे तिलक लगाते थे पहले शुरुआत में, तो उस समय के जो अंग्रेज गवर्नर थे उनको ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो अधिकारी थे, वो अपने तरीके से नियोजित करते थे, तो उन्होंने शुरुआत में ये बंद करवा दिया कि कोई सैनिक टीका नहीं लगाएगा, तिलक नहीं लगाएगा। ये घटना घट जाती है 1806 ईस्वी में। 1806 की घटना घटी। 1824 ईस्वी में सैनिकों को आक्रमण करने के लिए विदेश भेजा जाता है, यानी बर्मा भेजा जाता है। उस समय जिस समय हमारा सामाजिक राजनीतिक जो प्रवेश था, उस समय अगर सैनिक बाहर जाते थे तो जब वो घर पे लौट कर आते थे तो समाज में उनको बड़े नीच दृष्टि से देखा जाता था, यानी विदेश में जाते थे तब। तो इसलिए सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति बड़ी करवाहट थी कि वो उनको बाहर भेज रहे हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। तो 1850 ईस्वी में एक कानून बना, लेक्स लॉकी कानून। ईसाइयों को खुली छूट मिल रही थी कि वो धर्मांतरण करवा सकते हैं। पहले ये था कि अगर कोई ईसाई धर्म ग्रहण करेगा तो उसको संपत्ति से हटा दिया जाएगा, लेकिन 1850 का जब कानून बन गया तो अगर कोई क्या कहते हैं ईसाई बन भी जाता था तो उनको उनके संपत्ति से नहीं हटा सकता था। तो इसलिए भी लोगों के मन में ये था कि अंग्रेज लोग जो यहाँ शासन करने आए हैं ये हमको कहीं ऐसा तो नहीं हमारा धर्म बदल है, तो मन में ये भी लोगों के विरोध था। इसके अलावा एक कानून लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ,
ये सामुद्रिक अधिनियम जिसको कहते हैं, या इसका एक और नाम है सैन्य भर्ती अधिनियम। इसमें उन्होंने क्या कर दिया कि भारतीय सैनिकों को एक अनिवार्य कर दिया, यानी भारतीय सैन्य अब विदेश में जाना उनको अनिवार्य, यानी समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया। तो ये भी एक कारण था। तो ये पहले से ये कारण मौजूद थे। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया था, उसने एक प्रथा ये चला दी कि कोई राजा गोद नहीं ले सकता। तो भी राजा, कई राजा ऐसे थे कि जिनकी संतानें नहीं थी, इसलिए वो गोद लेने के लिए उनको गोद लेना था। तो ऐसे में कई राज आ रहे थे और कई राज्यों को हड़प भी लिया गया, जैसे सतारा हड़प लिया गया, जैतपुर हड़प लिया गया, संबलपुर, झांसी, नागपुर, ऐसे कई राज्य थे जो गोद प्रथा के निषेध के कारण अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था लॉर्ड डलहौजी की नीति। दूसरी, लॉर्ड डलहौजी ने एक फरमान ये भी जारी किया था कि अगर कोई राज्य शासन तरीके से नहीं चला पा रहा है तो हम उस पर क्या कहते हैं, शासन के आधार पर उस राज्य को हड़प देंगे। ऐसा ही उन्होंने कारनामा कर भी दिया जब 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प दिया। तो ये पहले से ऐसे कारण थे। इसी प्रकार कई जागीरों को हड़प दिया, उनको ये बताया कि ये जागीरें वैलिड नहीं है। तो ये आर्थिक रूप से भी हटा, क्या कहते हैं, इसका भी विद्रोह होने लगा। लेकिन उस समय जो तत्कालिक कारण था, यानी तुरंत क्यों विद्रोह हुआ, उसका एक कारण था कि उस समय एक बंदूक चलती थी ब्राउन बैग्स, उसको बदल दिया और एक नई बंदूक लेके चले आए थे एनफील्ड राइफल। ये बंदूक लेके चले आए एनफील्ड राइफल, ये बंदूक लेकर चले आए। और इस बंदूक से क्या हुआ कि जो कारतूस का प्रयोग होता था, ऐसा हमला था कि इस कारतूस में सुअर की चर्बी मिलाई गई और सैनिकों को उस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से छीनना होता था। तो इसी का सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। पहले तो ये बैरकपुर यानी बंगाल में जो छावनी बनी थी, वहाँ पर ये शुरुआत होती है बैरकपुर से। 34वीं वाहिनी के एक जवान रहते हैं जिनका नाम है मंगल पांडे, को विद्रोह कर देते हैं और अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे को तुरंत पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन ये घटना तो एक तत्कालिक था, हो गया। लेकिन जब 10 मई की घटना घटी तब ऐसा मालूम था कि ऐसा मालूम हो जाता है कि सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ अभी क्या कहते हैं विरोध गया नहीं है। और 10 मई 1857 ईस्वी को तो मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब होता है जो हमला करना, नहीं अधिकार मतलब विद्रोह किया, लेकिन कारण क्या था, अधिकारियों की आदेश नहीं माना। आदेश अधिकारी जहाँ कह रहे थे वहाँ नहीं जाने तैयार थे। संयुक्त रूप से वो लोग इकट्ठे हुए और अपने अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिए। कई सैनिकों को छुड़ा भी दिए और मेरठ में जो अधिकारी थे उनकी गोली मारकर हत्या भी उन्होंने कर दी। तो जब ये घटना घट जाती है इतिहास में 10 मई, तो सैनिकों के मन में देखिए आता क्या है, विद्रोह तो मेरठ में हुआ, लेकिन मेरठ से दिल्ली की दूरी करीब 90 किलोमीटर। वो लोग 10 मई को चल देते हैं, 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाने का कारण क्या था, वहाँ पे शासन करके राजा बैठे थे। कहीं ना कहीं मुगल शासकों ने राजा स्वीकार कर लिया, जो पहले से अंग्रेजों द्वारा कृपा पाते। अंग्रेजों को उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन इन सैनिकों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का राजा हम मुगल साहब को, मुगल मतलब शासक को घोषित करें। तो उस समय के राजा थे बहादुर शाह जफर, उनको उस समय कमान सौंपी गई, लेकिन वो बहुत अधिक आयु के होने के कारण उन्होंने अपनी सेना की कमान एक सैन्य अधिकारी को दिया जिसका नाम था बख्त खान।
वक्त खां को सैन्य कमान दे दिया गया 1857 की क्रांति में। लेकिन अंग्रेजों के पास सैनिक जो कमान थी, अधिकारी थे, कई लोग थे। इस घटना में एक अंग्रेज अधिकारी दिल्ली में मार दिया जाता है जिसका नाम निकलसन था। उसके बाद हडसन को ये कमान दी जाती है। हडसन क्या करता है कि मुगल बादशाह के जो लड़के रहते हैं जिनका नाम रहता है मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बकर, जिनके नाम लिखा हुआ है, इन तीनों को गोली मारकर लाल किले के सामने हत्या कर दी जाती है। यानी मुगल वंश के अंतिम वंश को खत्म यहीं से कर दिया जाता है। अब बचे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को उस समय देखिए बर्मा पर आधा बर्मा पे कब्जा कर चुके थे अंग्रेज को, आधे बर्मा पे, यानी कई क्षेत्र बर्मा का कब्जा था। तो इसलिए बर्मा में भेज दिया गया मुगल बादशाह को, इसलिए भेज दिया गया कि अब कभी क्रांति हो तो राजा को नेतृत्व ना दे दिया जाए। बहादुर शाह जफर वहाँ चले जाते हैं, बाद में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है और वहीं पे दफना दिया जाता है। तो दिल्ली पे पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन दिल्ली में तो क्रांति शुरू हुई मेरठ के बाद, लेकिन इसके बाद फिर क्रांति शुरू हो जाती है लखनऊ में। लखनऊ उस समय अवध की राजधानी थी और अवध राज को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया था और कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इनको हटा दिया गया था, गद्दी से इनको हटाकर राज अपने अंडर में ले लिया था राज। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस का आदेश के नेतृत्व में बेगम हजरत महल ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया अवध में। और लेकिन ये विद्रोह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। आगे चल के अंग्रेज एक अधिकारी रहता है कैंटबेल, इस विद्रोह पर नियंत्रण कर लेता है। इस विद्रोह पर नियंत्रण कर लेता है कैंटबेल। लखनऊ के बाद फिर विद्रोह होता है, अगला विद्रोह कानपुर में हो जाता है। कानपुर में विद्रोह का नेता रहते हैं नाना साहब। नाना साहब ये रहते हैं, ये बाजीराव द्वितीय जो मराठा राज था उनके ये लड़के गोद लिए हुए लड़के रहते हैं। तो इनको ये अपने पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इनको ब्रिटिश सरकार ने पेंशन नहीं दी थी, बाजीराव द्वितीय को दे दिया था, लेकिन इनके गोद लिए हुए लड़के थे, इस कारण इनको पेंशन नहीं दी। तो ये लड़ाई वास्तव में ये अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे नाना साहब को उस समय एक क्या कहते हैं सेनापति थे जिसका नाम था तात्या टोपे। इन्होंने सहायता दी, लेकिन तात्या टोपे को सिंधिया के एक दीवान ने पकड़वा दिया अंग्रेजों से और बाद में तात्या टोपे को फांसी हो गई। तात्या टोपे को फांसी हो जाती है और नाना साहब नेपाल भाग जाते हैं। नाना साहब और बेगम हजरत महल जो लखनऊ, ये लोग बचने के लिए नेपाल चले जाते हैं और तात्या टोपे को पकड़ लेते हैं अंग्रेज लोग, इनको फांसी दे दी जाती है। इसी प्रकार 1857 में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था झांसी का। झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति का नाम था गंगाधर। उनके भी कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने भी गोद
बाद झांसी की रानी गई कालपी, कालपी में उन्होंने युद्ध लड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था सर झांसी के विद्रोह दबाने के लिए सर हिंदू को भेजा गया। ग्वालियर में झांसी की रानी की सेना का और अंग्रेजी की सेना के बीच में युद्ध हुआ। यहीं पर लड़ते लड़ते ग्वालियर के किले के पास ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, वो वीरगति को प्राप्त हो जाती है और झांसी को पर भी अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो कहने का मतलब है मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये हर जगह विद्रोह हुए। छोटे छोटे और भी जगह विद्रोह हुए, कई और भी हैं विद्रोह। जैसे फैजाबाद में भी विद्रोह हुआ, इसके नेता थे अहमदुल्ला। इन पर ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा। अहमदुल्ला खान के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था अहमदुल्ला के। बाद में ये पकड़ लिए जाते हैं फैजाबाद। इसके साथ ही इस 1857 की क्रांति में एक व्यक्ति थे जो कभी पराजित नहीं हुए और जो सबसे उम्रदराज थे, वो थे बिहार में जगदीशपुर, शाहाबाद जिले में एक जगदीशपुर तहसील पड़ता है गांव, वहाँ के ही कुंवर सिंह थे। बिहार जगदीशपुर, यहाँ पर कुंवर सिंह थे। लगभग इनकी उम्र उस समय 80 वर्ष थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया और शाहाबाद, दानापुर 2-3 स्थानों में लड़ते रहे। इसके बाद ये आजमगढ़ चले गए। आजमगढ़ की अतरौलिया नामक स्थान पे भी लड़ते रहे, वहाँ भी अंग्रेजों को इन्होंने पराजित किया। उसके बाद फिर अपने जगदीशपुर आए, यहाँ भी लड़ते रहे। अंत में लड़ते लड़ते इनका एक हाथ भी कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, घायल हो गए। अंग्रेजी सेना को उन्होंने पराजित भी कर दिया। घायल होने के बाद इनकी अंत में मृत्यु हो जाती है। ये जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह हैं, इनका भी बहुत योगदान रहा 1857 की क्रांति से। तो ये जो 1857 की क्रांति भारत के कई क्षेत्रों में फैल गई। ज़्यादातर इसका जो क्षेत्र था वो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर भारत एवं पूर्वी भारत में ये फैला हुआ था। लेकिन फिर भी ये क्रांति सफल नहीं हुआ। 1857 की क्रांति क्या थी? असफल हो गई। इसकी असफलता के क्या कारण थे? आखिर सफल नहीं हुई। विद्रोह, एकता का भाव, देखिए एकता की कमी थी। इसे कई कारण, एकता की कमी थी। जितने लोग भी लड़ रहे थे वो अपने पर्सनल के नाम देखे जा रहे थे। सैनिक लोग मान लीजिए लड़ रहे थे अपने सैनिक की समस्याओं के कारण। लखनऊ में जो युद्ध लड़ाई दिया जा रहा था उसका राज्य में दिया गया था। कानपुर में पेंशन के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई उनकी गोद प्रथा के नाते लड़ी थी। तो इसी कारण सब लोग अलग अलग लड़े, लेकिन सब लोगों ने एक साथ नहीं लड़ा। इसी कारण ये एकता की कमी थी। दूसरा था कि नेतृत्व की कमी, कोई नेतृत्व नहीं था उस तरीके से। मतलब कोई नेतृत्व कहाँ था? राजा के पास गए, राजा को खुद नहीं मालूम था कि सैनिक क्यों आ रहे हैं। राजा को कोई जानकारी नहीं थी। उनको सेना जब पहुंची तो राजा अचंभित हो गए कि क्या कर रहे हैं। किसी तरीके से वो तैयार हुए, तो सेना ने कोई नेतृत्व थोड़ा दिया था, किसी ने कोई किसी को नेतृत्व नहीं दिया था। नेतृत्व की कमी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट था सीमित साधन। भारतीय लोग कभी अपनी पराजय को भूलते नहीं, इतिहास में गलती बार बार करते हैं। ये उनका इतिहास है कि अगर गलती कर भी लिया, लेकिन बार बार गलती जरूर करते हैं भारतीय लोग।
ऐसे ही रानी जो वो थी बेगम हजरत महल, वो हाथी पर बैठ के लड़ रही थी। हाथी से लड़के कोई जीत पाएगा हाथी पर बैठ के? महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण करने आया था तो उस हाथी के पराजय के बारे में लिखा गया था। तो उसमें लिखा गया था कि भारतीय लोग हाथी पर बहुत विश्वास करते और हाथी तो अपने पे ही जी। तो हाथी पे विश्वास करना ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। तो उनके पास साधन भी सीमित थे। अंग्रेज लोग बिल्कुल बैल, उनके पास बंदूकें थी, उनके पास सेना कमान थी और ज़्यादातर जो सेना के अधिकारी थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। अधिकारी जो ऑर्डर देते थे उन्हीं के पास सारे चीज साधन संसाधन थे। तो सीमित साधन थे, ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। चौथा जो बहुत बड़ी कमी देखने को मिला कि सभी लोगों ने भाग नहीं लिया इसमें। ज़्यादातर देखिए शिक्षित वर्ग इसमें नहीं भाग लिया, शिक्षित और मध्यम वर्ग जो भाग नहीं लिया। शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग इसमें भाग नहीं लिया था। शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग नहीं, किसानों ने भी भाग नहीं लिया। किसान लोग नहीं भाग ले रहे थे। किसान लोग तो सोच रहे थे कि राजा लड़ रहे हैं, अपना लड़े, हमसे क्या समस्या है, क्योंकि राजा तो हम ही को परेशान करते हैं। इसलिए किसान लोग ने भी सहयोग नहीं दिया 1857 की क्रांति में राजा लोग। चौथा ये था। पांचवा बहुत बड़ी चीज थी कि गद्दारी की गई, यानी अपने लोगों ने ही एक दूसरे को पकड़वा दिया। जैसे तात्या टोपे थे, सिंधिया का सामंत था, उसने पकड़वा दिया। नाना साहब नेपाल चले, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, देखिए, तो गद्दारी मतलब कई लोगों ने किया। हैदराबाद के निजाम ने गद्दारी किया, भोपाल की जो महारानी थी उन्होंने गद्दारी किया, सबसे बड़ी गद्दारी सिंधिया के सामंत ने किया। तो ऐसे किया, अंग्रेजों को बहुत फायदा हो गया। वो क्या कहते हैं, बुंदेलखंड में एक राज्य है बानपुर, बुंदेलखंड में बानपुर एक स्टेट है, वहाँ पर मदन सिंह नामक एक राजा रहता है। उसने क्या अंग्रेजों के लिए तोपे तैयार की, अंग्रेजों के लिए तो उठाने तैयार। तो भारतीय ही भारतीयों के लिए सहयोग नहीं दे रहे थे। तो 1857 की जो क्रांति है सफल नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव नहीं था। इस क्रांति के बाद भी इसका प्रभाव तो रहा। जो कंपनी पहले से चली आ रही थी, अब उसमें बदलाव कर दिया गया। जो कंपनी पहले कंपनी जो चली जा रही थी, अब उसमें सीधे बदलाव कर दिया गया। और इसके बाद सीधे एक अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम, ठीक है। और कंपनी का जो अधिकार था सीधे अब किसने ले लिया, रानी ने ले लिया। यानी वहाँ के सरकार ने सीधे अपने कब्जे में लिया, सीधे। तो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा वो 1858 का विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ये विक्टोरिया कौन थी, महारानी थी। उन्होंने देखा कि ये घटना घट गई है, तो तुरंत एक नियम पास कर दिया कि हम भारत में अब क्या करें। तो पहले तो जो कंपनी थी, कंपनी को सीधे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जो प्राइवेट कंपनी थी, कंपनी सरकार के अधीन हो गई। इसको ऐसे लिखा जाता है क्राउन के अधीन हो गया, ठीक है, क्राउन के अधीन हो गया, यानी सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज ये होगा, महारानी ने ये कहा कि अब हम भारतीय राज्यों को नहीं जीतेंगे। भारतीय, उन्होंने घोषणा तो कर दी तत्काल कि भारतीय राज्यों को अब नहीं जीतेंगे, मतलब भारतीय राज्यों को विजय की नीति को तैयार किया।
ये त्याग किया गया उसने। तीसरा ये कारण हो गया। चौथा बहुत बड़ा कारण उस समय था कि जो सैनिक होते थे, देखिए उस समय सैनिक अनुपात पहले जो है भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक, इनका अनुपात होता था। कितने कितने है? भारतीय सैनिक 5:1 में थे। अब घटाकर कितना कर दिया गया? 5:2 है नहीं, 5 अनुपात में तो भारतीय रहते थे पहले। 3:1 में कर दिया। अब क्या कर दिया गया? 3:1 कर दिया गया। यानी अगर 100 अंग्रेज सैनिक होंगे तो भारतीय कितने होंगे? 300। ठीक है, इस तरीके का। पहले अगर 100 होते थे अंग्रेज तो 500 भारतीय होते थे। अब सीधे अनुपात कम घटा दिया गया, 5:1 के जगह 3:1 कर दिया गया। तीसरा ये कर दिया गया। चौथा ये कर दिया गया कि एक, देखिए एक शब्द जोड़ा गया इसमें, धर्म जाति वंश के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए ये जोड़ा गया। अगर आप लोग संविधान पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 14 में भी यही लिखा है। ठीक है, समानता का अधिकार, धर्म वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये लिखा रहता है। वैसे ही महारानी विक्टोरिया ने अपने एक आदेश पत्र में ये क्या कहते हैं लिख दिया। और पांचवा, जो भारत में गवर्नर जनरल रहते थे अब उनका नाम बदल दिया। अब क्या कहा गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय वायसराय कर दिया। ठीक है, तो एक चीज ये कर दिया गया। एक चीज और कर दिया गया, कंपनी जो थी, कंपनी तो भारत में ब्रिटिश कंपनी थी, उसकी देखरेख करने के लिए एक सचिव बैठा दिया गया जिसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव का एक पद बना दिया। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक टीम बना दी। यानी एक सचिवालय बना। समझ में आया? आज भी होता है सचिवालय? हैं? गांव में ही रहता है और नहीं रहता है। सचिवालय तो देखिए, सचिवालय ही पूरा देश चलाता है, राज्य चलाता है। ये यूपी में हर राज्य में एक सचिवालय होता है। ठीक है, राज्य में सचिवालय होता है, आप लोग जान दीजिए। आप लोग पहले तैयारी करना है, उसका एप्लीकेशन जान दीजिए। IAS है, कोई DM बनेगा तो उसके बाद उसको प्रमोशन करके कहाँ भेजेंगे? क्या बनाते? कमिश्नर का क्या बनाते? सचिव बनाते हैं उसको। तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ फिर कहाँ बैठेगा? हमेशा जिले में ही थोड़ा रहेगा वो। एक जानिए, हर राज्य में एक सचिवालय है। सचिवालय में 4 प्रकार के सचिव होते हैं। सबसे बड़ा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ठीक है, प्रमुख सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं। आपका विशेष सचिव, विमुख सचिव, ये जितना भी हम दे रहे हैं सब IAS अधिकारी DM के बाद, इसके बाद ये भेज दिए जाते हैं। और सचिवालय में पूरे
और सभी लोगों के पास एक डिपार्टमेंट होता है, किसी के पास एग्रीकल्चर हुआ, किसी के पास रेवेन्यू हुआ, किसी के पास लोक निर्माण विभाग। तो वैसे ही यहाँ भी कंपनी की देख रेख करने के लिए एक सचिवालय बना दिया गया और एक पद बना दिया गया। क्या नाम था उसका? भारत सचिव। भारत सचिव ये पद बना दिया गया। और कंपनी पे देख रेख करने के लिए जो है ये भारतीय सचिव का जो सैलरी होती थी वो भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, इसकी जो सैलरी, इसकी जो खर्चा, इसके ऑफिस का जो खर्चा होगा वो भारत के रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। तो ये उस समय के 1858 का ये घोषणा पत्र ये जारी हुआ था 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। कल हमने आपको देखिए 1833 का हमने अधिनियम बताया था ना। 1833 का अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पहली बार भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था पहले बंगाल में था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी में एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति कर दी गई। विधि सदस्य की अस्थायी नियुक्ति कर दी गई। 1833 के अधिनियम में, और 1833 के अधिनियम में हमने बताया था कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। कर दिया गया था 1833 के अधिनियम में। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और अधिनियम 1858 से जस्ट पहले लागू किया था, उसको कहते हैं 1863 का अधिनियम। का अधिनियम मतलब ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार बनाती थी कि अंग्रेज लोग भारत में कैसे शासन करेंगे। ठीक है, आज भी अधिनियम से शासन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, रूल बनाया जाता है, रूल रेगुलेशन वैसे ही नहीं, ये लिखा जाता है गैजेट में रूल रेगुलेशन। तो वैसे ही 1853 का जब अधिनियम पारित हुआ तो इसमें एक चीज़ सामने ये आई कि भारत में जो सिविल सर्विस परीक्षा है, यानी जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसको अब उसके लिए एक कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता परीक्षा। आयोजन प्रतियोगिता परीक्षा का इसमें आयोजन, ठीक है, जो सिविल सर्विस अधिकारी की नियुक्ति होती थी उसके लिए पहली बार ये कहा गया कि एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, परीक्षा कराई जाएगी। ये 1853 के अंदर। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि जो विधि सदस्य 1833 का था उसको अब स्थायी विधि सदस्य को स्थायी करना है। विधि सदस्य अभी होते हैं कि नहीं होते? विधि सदस्य होते हैं तो कानूनी सलाहकार देते हैं सरकार। हाँ बताइए, दोनों में होते हैं सर, केंद्र सरकार में भी राज्य सरकार में भी। जी
केंद्र सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार को बोलते हैं सर महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं और राज्य सरकार इनसे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। उसको महान्यायवादी, ये महाधिवक्ता। तो ये जो आप महान्यायवादी अभी बता रहे हैं हमारे प्रश्न का उत्तर, ये हम यही बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत इसी से हुई है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। आप ये तो जानते हैं कि आज है, लेकिन हम तो इतिहास ना बता रहे हैं कि इसकी उपज कहाँ से हुआ। इसी को ध्यान से समझना है कि वही विधि सदस्य अंग्रेजों की देन थी कि उन्होंने एक विधि सदस्य को रखने का मतलब ये है कि वो बताएगा बैठकर कि कानूनी चीज़ कि कोई चीज़ बन रहा है तो उसमें नियम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी उस समय। और आज तो एकदम अनिवार्य है कि जो है सरकार अपने कोई भी कानूनी सलाहकार या राष्ट्रपति लेते हैं तो अटॉर्नी जनरल से लेते हैं, उनको एक नियुक्ति ही कर दिया गया अनुच्छेद 78 में, है ना, 76 में, हाँ अनुच्छेद 76 में, तो ये दिया गया। तो 1853 का ये अधिनियम था। इसके बाद अभी हमने बताया 1858 का अधिनियम। ये 3 इम्पोर्टेंट अधिनियम थे। एक और अधिनियम आपको बता दे रहे हैं 1861 का अधिनियम। ये 1861 का अधिनियम, ये जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल वायसराय था तो उस समय ये अधिनियम पारित किया गया था, 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया था कि अगर वायसराय जहाँ बैठेंगे उसको विधान परिषद कहा जाए और वो उनके साथ कम से कम 6 सदस्य तो हो सकते हैं, 4 सदस्य तो रहेंगे, 2 सदस्य और होने थे। उसी में 2 सदस्य में एक विधि सदस्य भी था, लेकिन ये भी कहा गया था कि वो चाहे तो 6 सदस्य को एक्स्ट्रा उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, कम से कम 12 सदस्य चाहे तो हो सकते हैं, 12 सदस्य है, मतलब कम से कम 6 और अधिकतम सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। देखिए तो ये जो 6 और 12 सदस्य हैं, इसको जहाँ कहा गया विधान परिषद, यही आगे बढ़ते 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 विधानमंडल, यही सदन आपका निम्न सदन हो गया, लोकसभा आगे चलते, यही सदस्य बाद में 1947 तक आते 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 लोकसभा की संख्या बढ़ हो गई, राज्यसभा की हो गई। तो ये शुरुआत 1861 के अधिनियम में सदस्यों का निर्धारित करने का इसमें दिया गया था। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल को या वायसराय जिनका नाम रख दिया गया था, उनको एक अधिकार दिया गया अध्यादेश जारी करने का। जारी करने का अधिकार। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? जो आदेश अध्यादेश नहीं पढ़ाया गया जी। कानून बनाना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं कानून बनाने के लिए, तो कितने दिन तक? 6 महीने तक वो कानून रहेगा, ठीक है। तो पहली बार देखिए, आपने हमारे संविधान को पढ़कर बताया, और ये पहली बार किसको अधिकार दिया गया? किसको दिया गया? वायसराय का। हम लोग जिनको वायसराय कहते हैं, वास्तव में उनका नाम बाद में राष्ट्रपति रख दिया, ठीक है। वायसराय राज ही होता था, जहाँ पर वायसराय रहते थे उसी का नाम आज क्या है? राष्ट्रपति भवन। तो वायसराय को जो पावर दिया गया कि उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया 1861 में, और इसमें पहली बार विषय का बंटवारा किया गया, सब्जेक्ट दिया गया। किनको दिया गया? सदस्यों को।
विषय दिया गया है, विषय का बंटवारा हो। विषय का बंटवारा कौन बताएगा, इसका क्या मतलब? कौन बताएगा विषय का बंटवारा? आज भी ये सर ये तब शुरू हुआ था कि कौन किस क्षेत्र में कार्य करे, जैसे आज के टाइम में राज्य सरकार केंद्र सरकार में बंटवारा है, यही चीज मानव मंत्रिमंडल के लिए भी किया गया था। आप बताइए और कौन बताएगा? आपने थोड़ा बताया तो सही, बस थोड़ा सा और बताओ। विषय या विभाग का बंटवारा, विभाग बंटता नहीं, आज आप जानते नहीं हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री में बांटा जाता है सर, कौन किस विभाग में ये तो आप सुन के बता रहे हैं, अभी हम क्यों नहीं बता रहे हैं? पहले क्यों नहीं बताया कि बता होगा? आपने जब पूरी चीज सुन लेते हैं तब उसको पाप रिफाइन करने लगते हैं। पहले आपने पहले कहा ये चीज बताया कि कैबिनेट में मंत्री को बांटा गया। विभाग का बंटवारा होता है ना, प्रधानमंत्री है, उसके अलावा कोई मंत्री होता है कि नहीं मंत्री होता है? मंत्री होते हैं ना। रक्षा मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? क्या है ये, क्या बटा हुआ है? विभाग बटा है ना, विषय बटा है ना। तो वैसे ही 1861 के अधिनियम में जो ये हम संख्या लिख रहे थे आपको, 12 सदस्य, इन सदस्यों को काम काज बता दिया गया। जैसे एक स्कूल में सारे टीचर होते हैं, कोई ज्योग्राफी का, कोई हिस्ट्री का, कोई साइंस का, वो बंटवारा है ना। वैसे ही ये बंटवारा कर दिया गया। पहली बार विभागीय बंटवारा हुआ कि हर सदस्य कौन किस विभाग का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर जनरल यही सब काम देखेंगे, वायसराय ही सब देखेंगे। तो ये क्या हो गया? विभागीय बंटवारा हो गया। पहली बार 1861 के अधिनियम में पहली बार, और 1861 के ही अधिनियम में पहली बार आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड को रखा गया। आईपीसी की धारा को संबद्ध किया। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, इसका कहने का मतलब है कि हमारे देश में धाराएं अलग हैं। एक तो देखिए संविधान है, लेकिन इसके अलावा भी, संविधान के अलावा भी हमारे आम जनजीवन में हम लोग जो काम करते हैं या कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए अलग से धारा बनाई गई है। जैसे चोरी करने को लोग क्या बोलते हैं? 420 कहते हैं ना, वही चीज हम बता रहे हैं। ये धारा है कि कोई चोरी, ठीक है, वैसे ही। तो ये धाराएं का पहली बार 1861 के अधिनियम में पहली बार ये संबद्ध कर दिया गया। तो ये 1861 का अधिनियम था। अब देखिए आपका जो आज टॉपिक खत्म हुआ, ये 1857 की क्रांति और 1861 का अधिनियम। अब आपको जो टॉपिक बताना है वो है भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये आपका देखिए टॉपिक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी में भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ, और 19वीं क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी के लगभग लास्ट में हम कह लेंगे कि भारत में ये आंदोलन शुरू हो गया। ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ? सामाजिक धार्मिक आंदोलन है क्या? आप बताइए, पहले हम आपके बारे में जान लेना। सामाजिक धार्मिक आप ही बताइए, अब आप बताइए क्या है सामाजिक धार्मिक? हाँ, सिर्फ आपको 20 शब्द में बोलना है, बताइए। नई चेतना का उदय करना जागरण था। चलिए ठीक, पुरानी परंपरा को छोड़ करके नई चेतना के साथ सामाजिक विकास को करना, नई चेतना
देखिए जहाँ तेज मत चिल्लाइए, आप बहुत आराम से भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको ऐसे बोलना है कि इंटरव्यू में बोलना है, ये थोड़ा है कि आप यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं। आसान तरीके से बात बोलिए ना। नहीं, आपको यहाँ पे कोई लीडरशिप की तरह बात मत करिए, आप तरीके से बोलिए कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन आखिर हुआ क्यों। आपसे अभी इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ऐसे ही चिल्ला के बोलेंगे। आप बहुत तरीके से बताइए, उसके स्टूडेंट की तरफ से बताइए। यहाँ पे छात्र आंदोलन नहीं चल रहा है, ठीक है। आप तरीके से बताइए कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण। आपके मन में हम जानना तो चाह रहे हैं कि आप पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर क्यों हुआ। आप लोग में से कौन बताए, आप बताइए क्या है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, क्या है। तो गलत हो जाने दीजिए, वो तो बाद में सही किया जाएगा ना। लेकिन ये आंदोलन हुआ तो था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन कारण क्या था। हाँ बताइए। बिल्कुल सही, लेकिन उनको सही बताया। अभी तक आते आते अपने समाज को उठा लीजिए तो समाज में क्या समस्याएं थी, ठीक है। समाज में बहुत समस्याएं पैदा हो चुकी थी, कई कुरीतियाँ समाज में सामाजिक धार्मिक आ चुकी थी। सामाजिक समस्याएं क्या थी उस समय, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, शिशु वध था, बहु विवाह था, ठीक है। मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास करने लगी थी, ठीक है। ये धार्मिक था, बहुदेववाद, ये समस्या उस समय थी इतिहास में, तो ये बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो इतनी ये समस्याएं थी कि इससे हमारे समाज जो है पूरा इधर एक चक्रव्यूह में फंस चुका था। समाज क्या था, चक्रव्यूह में फंस चुका था और आडंबर पूरा व्याप्त हो गया था पूरे समाज में। अंधविश्वास पूरा छा गया था हमारे समाज में। तो ये अंधविश्वास को रोकने के लिए भी ये आंदोलन चला, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत करने का जो सिरे जाता है वो जाता है राजा राममोहन राय, ठीक है। इसीलिए उनको पुनर्जागरण काल का पिता भी कहा जाता है। उस समय देखिए बहुत बड़ी समस्या थी सती प्रथा। प्राचीन इतिहास से ही सती प्रथा हमारे देश में विद्यमान थी। इसकी शुरुआत हमको लिखित रूप से गुप्त काल में जो है पता चलता है। भानुगुप्त जब शासक था उसी के काल में ये घटना घटित हुई थी। आगे जा जाके ये सती प्रथा ने जोहर प्रथा के रूप में समाज में खासकर राजपूत वर्ग में फैल गया था। तो ये उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी सती प्रथा। तो इन सब को रोकने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत की राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय पहले तो उन्होंने ईश्वर यानी बहुदेववाद का उन्होंने खंडन किया और मूर्ति पूजा का भी उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने एक ईश्वरवाद की कल्पना की और एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। एक ईश्वरवाद का समर्थन कर दिया। एक ईश्वरवाद का समर्थन कर दिया और उन्होंने एक पत्रिका भी 1809 ईस्वी में छपवा दी फारसी भाषा में। तो 1809 में
मुहाउद्दीन, यानी इस पत्रिका में उन्होंने एकेश्वरवादियों का समर्थन कर दिया और एकेश्वरवादियों के क्या कहते हैं समर्थन कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अपना ही एक सभा उन्होंने बताया। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करके उन्होंने कहा कि आत्मा में ही परमात्मा है, यानी अपने अंदर देखिए तो ईश्वर विद्वान है। इस कल्पना को, इस फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक सभा भी स्थापना की और लोगों के साथ ये विचार विमर्श भी करने लगे। तो 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की उन्होंने स्थापना की। इसके बाद 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इनका सबसे ज़्यादा श्रेय रह जाता है सती प्रथा को रोक लगाने में, इनका श्रेय जाता है। इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को भारत में, पहले तो बंगाल में 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर बंगाल में रोक लगी। पहले बंगाल में रोक लगवा दिया। उस समय के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के प्रयास से 1830 में क्या हुआ कि बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास, बम्बई एवं मद्रास में ही ये लागू हुआ। 1830 ईस्वी में ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने इसको लागू कर दिया। तो ये सती प्रथा उनके काल का सबसे बड़ी घटना थी। राजा राममोहन राय के काल में 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है 1833। मृत्यु हो जाती है राजा राममोहन राय को मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राममोहन राय के बाद तो ब्रह्म समाज का जो आंदोलन था वो आके एक व्यक्ति ही थे बंगाल के, जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने 1839 ईस्वी में एक सभा बनाई, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्व मतलब होता है ईश्वर, बोध मतलब होता है ज्ञान।
ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविकता क्या है उसकी इन्होंने अपने फिलॉसफी दिया। और उन्हीं के संगठन में एक और व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन, शामिल हुए। लेकिन केशव चंद्र सेन चाहते थे कि इनकी सभा में दूसरे धर्मों की भी पाठ कराया जाए, यानी विदेशियों का भी, यानी ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। तो इसलिए बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे चल के इनको निकाल दिया इस संगठन में। इसको केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन निकल जाते हैं और अपना एक नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। केशव चंद्र सेन ने उस समय महिलाओं के विवाह की आयु के संदर्भ में एक आंदोलन चलाया और इन्हीं के प्रयास से एक एक्ट पारित हुआ 1872 ईस्वी में, जिसको कहते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम। 1872 ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1872 ईस्वी में इसमें लड़की और लड़कों की न्यूनतम आयु के बाद कही गई थी कि उससे कम में विवाह करना, 14 वर्ष से कम के बारे में ये कहा गया था कि विवाह करना निषेध है। लेकिन अंत में केशव चंद्र सेन ही अपनी लड़की का विवाह 12 वर्ष से कम उम्र की कर देते, इसलिए इनको इस समाज से अलग हटा दिया जाता है और कुछ लोग एक अलग अपना एक समाज बना लेते हैं। केशव चंद्र सेन को केशव चंद्र सेन को भारतीय ब्रह्म समाज से हटा दिया जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन को हटा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही अपने लड़की का कम उम्र में विवाह कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में भी आंदोलन चला। महाराष्ट्र में जो आंदोलन था वो पर्दा प्रथा को लेकर था। पर्दा प्रथा, बहु विवाह, उस समय विवाह का कोई नियम नहीं था कि कितना भी विवाह हो गया, तो इस पर भी आंदोलन चला था और इसके लिए एक सभा बनाई गई थी उस समय जिसका नाम था प्रार्थना समाज। इसको आत्माराम पांडुरंग ने इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी। और इस प्रार्थना समाज के जो उद्देश्य था जाति भेदभाव पर रोक, पर्दा प्रथा पर रोक, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। स्त्री की
शिक्षा पर विशेष रूप से ये बल दिया गया था उस समय। इसी महाराष्ट्र में भी महादेव गोविंद रनाडे थे। उन्होंने 1884 महादेव गोविंद रनाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। मतलब लोगों को शिक्षित किया जाए। उस समय महाराष्ट्र में लोगों को शिक्षित, दक्कन मतलब महाराष्ट्र का एरिया, दक्षिण भारत, यानी उस समय लोगों को शिक्षित करने के लिए एक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और 1891 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना। ईस्वी में बीके करके भारतीय महिला विश्वविद्यालय पूना में हुआ था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय पहली बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया डी के कर्वे ने बंबई में। बंबई में हुआ था। पहली बार ये स्थापना हुआ, यानी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे, बीके कर्वे, इन लोगों ने ये बढ़ावा दिया। और ये जो संगठन बना रहे थे, इससे उस समय के समाज में आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इसी प्रकार 1875 ईस्वी में एक और आंदोलन समाज हुआ, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना की। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। ये भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलन ये चलाना चाह रहे थे। ये भारत में स्वराज की भावना, यानी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्वराज की स्थापना करने के लिए अपना एक आंदोलन चलाया है। स्वराज का नारा दिया। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज का नारा दिया। बाद में देखिए बाल गंगाधर तिलक का एक आ जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का
ऐसा कह रहे हैं सर्वप्रथम प्रयोग। जी जी, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दयानंद सरस्वती ही थे। इनकी जो संस्कृति थी, इन्होंने देखिए, इन्होंने भी मूर्ति पूजा का के आज समाज के जो सिद्धांत थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर वेदों की ओर को लौटाना चाह रहे थे। क्योंकि सर उस समय कुरीतियाँ, धार्मिक रीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आडम्बर उपनिषदों की तरफ विलोप बना दिया। देखिए, वैदिक काल में समाज में इतना क्या कहते हैं उन्मादता नहीं थी। जब आप वैदिक काल पढ़े होंगे, वैदिक काल उसमें लिखा था कि स्त्री शिक्षित होती थी, पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, और संस्था में भाग लेती थी। कई स्त्री तो कवित्री, मतलब कवि स्त्री थी, उन्होंने कई किताबों की रचना भी की थी उस समय। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आज के समाज से अच्छा तो पहले का ही समाज है, 2000 साल पहले का समाज है, यानी वैदिक काल ही बहुत अच्छा है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनके मृत्यु के बाद इनके जो क्या कहते हैं शिष्य लोग थे, उन पे ये लड़ाई छिड़ गई थी कि हिंदी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए या अंग्रेजी। तो इनके दो सदस्य थे, मतलब क्या कहते हैं जो इनके शिष्य, उन्होंने अलग अलग कॉलेज, एक लोगों ने क्या कहते हैं हरिद्वार में एक कॉलेज खोला जिसका नाम था गुरुकुल कामड़ी 1902, जिनका नाम था स्वामी सिद्धानंद। स्वामी सिद्धानंद 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कामड़ी विद्यालय की स्थापना है। यहाँ पे हिंदी भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी, और ऐसा माना जाता है कि हिंदी को बहुत बढ़ावा देने का इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हरिद्वार में, और दूसरे इनके एक और शिष्य थे जिनका नाम था लाला हंसराज, उन्होंने लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। लाहौर में इसने की, लाला हंसराज ने। तो देखिए इसके साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए लाला हंसराज थे, एक से चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, एक से चाहते थे कि हिंदी में शिक्षा दी जाए। तो इसलिए दो जगह अलग अलग विद्यालय स्थापित हो गए। और इसके साथ ही साथ इनके इस आंदोलन में एक और आंदोलन जुड़ा था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? हाँ बताइए, बहुत आराम से बताइए, बताइए। जो लोग अपनी संप्रदाय को छोड़कर किसी और संप्रदाय में चले गए, तो अपना अपने संप्रदाय में लाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। तो ईसाई कौन से संप्रदाय में ज़्यादातर लोग चले गए? ईसाई। देखिए ईसाई धर्म में जिन्होंने, हमने बताया नहीं कि 1813 में ईसाई मिशन भारत में आ गई थी। 1850 में नेक्स्ट लॉ की कानून पास हुआ,
जिसमें ईसाई धर्म कोई भी ग्रहण कर लेगा तो उसकी संपत्ति तक नहीं छीनी जाएगी। तो बहुत लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। तो आप समाज में एक आंदोलन ही चला दिया जिसको हम लोग कहते हैं सुप्ती आंदोलन। ये यानी जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं उनको ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इसको बंद करना क्या? टाइम हाँ सर टाइम